अभिमन्यु तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तो ये सब सोचकर ही गुदगुदी सी हो रही है कि कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। तुमसे शादी करने से ज़्यादा तो मैं तुम्हारा रॉयल पैलेस और उदयपुर घूमने के लिए एक्साइटेड हूँ। वाह, सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। तुम उस पैलेस के राजकुमार और मैं राजकुमारी। अच्छा, तो इसका मतलब तुम इस पैलेस की राजकुमारी बनने के लिए मुझसे शादी कर रही हो, मुझसे प्यार नहीं करती हो? अरे नहीं बाबा, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। अगर तुम इस शाही खानदान से नहीं भी होते तभी तुम मेरे लिए इतने ही इम्पोर्टेंट होते, क्योंकि तुम्हें पता है ना हिस्टोरिकल चीज़ें मुझे कितना अट्रैक्ट करती है। इसलिए मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारी हवेली और उदयपुर देखने के लिए। अरे बाबा, मैं तो ये सब सुन सुनकर इतना परेशान हो गया हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी तो जब होगी तब होती रहेगी। पहले मैं तुम्हें अपना पैलेस घुमा देता हूँ। ऐसा करो, अगले हफ्ते तुम राजस्थान की टिकट कर लो, जी भर के राजस्थान घूमो, पैलेस में थोड़ा टाइम बिताओ, ताकि शादी के बाद तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दे सको। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट वीक की अपनी फ़्लाइट बुक कर लेती हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। और शादी से पहले मैं तुम्हारी फैमिली से भी मिल लूँगी। थोड़ा कंफर्ट जोन हो जाएगा हमारे बीच में। अगले हफ्ते की फ़्लाइट से ही रूही राजस्थान पहुंच जाती है। रूही मुंबई की आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसकी परवरिश मुंबई के एक पोश इलाके में रहने वाले उच्च वर्गीय परिवार में हुई थी। माता पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने रूही को अच्छी शिक्षा के साथ साथ खुलकर ज़िंदगी जीने की आज़ादी भी दे रखी थी। 25 साल की रूही की सोशल मीडिया के ज़रिए एक दिन अभिमन्यु से मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है और बातों का सिलसिला ऐसा चलता है कि दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करना और समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगता है। 1 साल की चैटिंग के बाद अभिमन्यु रूही को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अभिमन्यु जैसे शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के के साथ अपनी शादी के बारे में सोचकर ही रूही के पेट में तो तितलियां नाचने लगती है। वो अपने रिश्ते के लिए बहुत एक्साइटेड थी। इसीलिए जब अभिमन्यु उसे राजस्थान आने के लिए कहता है तो वो खुशी खुशी राजस्थान आने के लिए तैयार हो जाती है। रूही जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आती है तो देखती है कि सामने अभिमन्यु अपने साथ 2-3 लड़कियों को लेकर खड़ा है, जिन्होंने घाघरा चुनरी पहन रखी थी और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ था। शॉर्ट ड्रेस पहने हुए रूही तेज कदमों से अभिमन्यु के पास आती है और उसके गले लग जाती है। वहाँ खड़े लोग रूही को इस तरह अभिमन्यु के गले लगने पर अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। माला पहनाकर वेलकम करो मैडम का। अभिमन्यु के इतना कहते ही दोनों लड़कियां माला रूही के गले में डाल देती हैं। कुछ देर बाद रूही अभिमन्यु के साथ उसके शाही पैलेस में पहुंच चुकी थी। वाओ अभिमन्यु, तुम्हारा पैलेस तो बहुत ही खूबसूरत है। हमारा मुंबई वाला फ्लैट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी तो तुमने बस हमारा शाही पैलेस देखा है। जब तुम कल हमारे और परिवार के लोगों के साथ मिलोगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करोगी ना तब तुम्हें राजस्थान की असली खूबसूरती समझ में आएगी। अभिमन्यु की बात सुनकर रूही बड़ी सी स्माइल करती है। इनसे मिलो, ये मेरी बड़ी माँ है, ये काकीसा और ये मेरी माँ सा। हेलो। हमारे यहाँ जब किसी से मिलते हैं ना तो खम्मा घड़ी कहते हैं, हेलो नहीं। अब आप हमारे घर की बहू बनने वाली हैं तो हमारी परंपराओं को जितना जल्दी अपनाना सीख लेंगी उतना ही अच्छा होगा। ओके खम्मा घड़ी। और ऐसा करो, लड़कियों रूही को ले जाओ और कुछ ढंग के कपड़े पहना दो। ये पहनावा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो हमारा पारंपरिक घाघरा चोली ही चलता है। अरे भाई, अभी से आदत डालेंगी तभी तो कल को हमारी परंपराएं निभा पाएंगी। क्या छोरी? अभिमन्यु की माँ की बात सुनकर रूही थोड़ी सी हैरान हो, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि आज पहली बार मिलने पर ही अभिमन्यु की माँ उसके पहनावे पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। खैर, अभिमन्यु की माँ और बड़ी माँ के कहने पर रूही कपड़े बदलकर घाघरा चोली पहन लेती है। देखो रूही, हमारे यहाँ घूंघट लेने की परंपरा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस घर की होने वाली बहू के नाते तुम हमारी परंपरा और रीति रिवाज का सम्मान करोगी ना बेटा? अरे हाँ काकी साहब, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये बेशक मुंबई में पली बड़ी है, लेकिन हमारे कल्चर का सम्मान करना और निभाना इसे बहुत अच्छी तरह आता है और प्यार करती है मुझे। सिर्फ घाघरा चोली पहनने के नाम पर छोड़कर भाग थोड़ी ना जाएगी। क्यों रोई? हाँ ठीक कह रहे हो, बस घूंघट ही तो करना है ना, उसमें क्या परेशानी है। रूही कुछ ही घंटों में मुंबई की मॉडर्न लड़की से राजस्थान की एक पारंपरिक कपड़े पहनने वाली बहू के अवतार में आ चुकी थी। माँ साहब, बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ खाना लगवाइए ना। देख छोरी, तू पहले ही सोच ले कि तुझे इस घर में मेहमानों की हैसियत से रहना है या होने वाली बहू की। क्योंकि अगर तू हमारी बहू है तब तो तुझे इस घर के कायदे कानून मानने पड़ेंगे
और हमारे घर का कानून कहता है कि औरतें आदमी के साथ बैठकर खाना नहीं खाती हैं। पहले आदमी खाना खाएंगे, उसके बाद अगली बैठक में औरतें। औरतों में भी पहले घर की बुजुर्ग और बड़ी औरतें खाएंगी और बहुएं सबको खिलाने के बाद सबसे आखिर में भोजन करेंगी। इतने सारे लंबे चौड़े नियम कानून सुनने के बाद अब तो रूही का सर चकराने लगा था। अभिमन्यु, तुम जानते हो ना मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। भूख लगने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। प्लीज़, मैं ये रूल फॉलो नहीं कर पाऊँगी। देखो रूही, घर के बड़ों की बात तो मैं भी नहीं काट सकता, और इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। जहाँ इतनी देर से रुकी हो तुम, आधा घंटा और सही, उसके बाद तुम जम के खाना खाना, कोई तुम्हें रोकने वाला थोड़ी ना है। और देखो, अभी तो तुमने हमारे घर का रॉयल डिनर देखा ही नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। अभिमन्यु, अब आ भी जाओ, सब यहाँ तुम्हारा खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। पापा के बुलाने पर अभिमन्यु खाने के लिए टेबल की ओर चला जाता है। क्या हो गया है अभिमन्यु को? जब से यहाँ आई हूँ बदला बदला सा लग रहा है। विश्वास ही नहीं होता कि ये वही अभिमन्यु है जो बात बात पर महारा बंगला, महारा पैसा, मारी दौलत की रट लगाया रहता था। हम मान रही हूँ कि बंगला पैसा सब है उसके पास, लेकिन ये कैसे नियम कानून है? आज के ज़माने में कौन ऐसे कायदे कानून मानता है? भूख से रूही की जान जा रही थी, लेकिन अपनी बारी का इंतज़ार करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। भूख से बेहाल होते हुए भी वो घर की बाकी औरतों के साथ बाकी आदमियों के लिए खाना परोसती है और एक तरफ बैठ जाती है। अगले दिन, रूही, तुम्हें राजस्थान घूमने का बड़ा शौक था ना? चलो आज तुम्हें हमारा राजस्थान दिखाते हैं। हाँ, लेकिन ड्रेस तुम्हें मेरी पसंद की पहननी होगी। शहर में हमारी इज्जत है, हमारे घराने की औरतें वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर नहीं निकलती। इतनी गर्मी में घाघरा, चोली और घूंघट के साथ शहर घूमने की रूही को बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। रहने दो, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। तुम ऐसा करना, खाना मेरे रूम में भिजवा देना, मैं यहीं रेस्ट करूँगी। रूही, अब तुम्हें आए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। इतना तो समझ ही गई होगी कि हमारे पैलेस में चाहे दर्जनों नौकर हो, लेकिन हम नौकरों से खाना नहीं बनवाते। अगर चाहती हो कि तुम्हें समय से खाने को मिले तो जाओ, मासा और काकीसा के साथ रसोई में हाथ बटाओ। बल्कि आज तो तुम्हें अकेले ही खाना बनाना चाहिए। मासा तुम्हारी मदद करेंगी और हमारी पारंपरिक डिश जैसे कि दाल बाटी, चूरमा और गट्टे की सब्जी बनाना सिखा देंगी। वैसे भी हमारे राजस्थान की कहावत है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो अगर तुम चाहती हो कि हमारे घर में सबके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए, तो सबसे पहले सबकी पसंद का खाना बनाना सीख लो। मैं खाना बनाना नहीं जानती। अरे मेरे पापा ने कभी मुझसे चाय तक नहीं बनवाई। कुक है ना मेरे घर पर। और तुम तो कहते थे तुम रॉयल फैमिली से हो, तो तुम्हारे यहाँ रॉयल फैमिली में औरतों को कोई लग्जरी नहीं मिलती क्या? वैसे ही घाघरा चोली पहनकर घूंघट करके पूरा दिन रसोई में खाना बनाए और खाए भी सबसे आखिर में। ये भला क्या बात हुई? औरत है तो उसकी अपनी चॉइस नहीं हो सकती क्या? मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को जानती हूँ जो राजस्थान की हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे फैमिली की जैसे बिल्कुल नहीं है। अरे रूही, तुम कैसी बात कर रही हो? परंपराओं को निभाना ही हमारा कल्चर है। हम उन्हें बदलने में नहीं, उसे निभाने में यकीन रखते हैं। हाँ, मिली होगी तुम राजस्थान की किसी और इंसान से। सबकी अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि जो हमारे घर का नियम है उसे हर कोई माने। लेकिन तुम कोई बाहर वाली तो हो नहीं, इस घर की बहू बनने वाली हो। हमारी संस्कृति को मानना तुम्हें सीखना ही होगा। अभिमन्यु की बातें अब रूही के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थी। अगले दिन सुबह, अरे रूही कहाँ है? आज तो हम घूमने जाने वाले थे। बिना बताए कहाँ चली गई ये लड़की? उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मालिक, ये चिट्ठी मिली है उनके कमरे से। माफ़ करना अभिमन्यु, तुम्हारे घर के रीति रिवाज समझना और उनको निभा पाना मेरे बस का नहीं है। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ। इतने बंधनों में बंध कर मैं नहीं रह सकती। थारा बंगला, थारी दौलत, थारा ससुराल, थारी बहू, सब तुम्हें मुबारक। शाही पैलेस की रानी बनने के एवज में मैं अपनी आज़ादी की बलि नहीं चढ़ा सकती। मैं तुम्हारे कल्चर को गलत नहीं कह रही हूँ अभिमन्यु, लेकिन माफ़ करना, मैं इस कल्चर के लिए नहीं बनी हूँ। तुम्हें तुम्हारे राजमहल के लिए कोई और रानी मिल जाएगी। मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। जब तक चिट्ठी अभिमन्यु के हाथ आती है, रूही देर रात की फ़्लाइट लेकर अपने घर पहुँच चुकी थी। माँ जी, आज तो मैंने सारे डिशेस आपकी पसंद की बनाई हैं। ये देखिए, भरवा करेला, आलू मटर और ये गट्टे की सब्ज़ी आपको बहुत पसंद है ना? पूरे 4 घंटे लगे सब तैयार करने में। अब चेक कर बताइए ना कैसा बना है। अरे बढ़ बढ़ करके मेरा दिमाग खा लेगी क्या? ठीक है, सुन लिया तूने, बहुत मेहनत से सब बनाया है। अब तेरी आ गया हो तो खा लूँ। ऐसी बात क्यों कर रही है माँ जी?
खाने के लिए तो बनाया है, खाइए ना और खाकर मुझे बताइए आपको पसंद आया कि नहीं। रमा तारीफ के 2 बोल सुनने के इंतज़ार में सास के पास खड़ी रहती है, लेकिन सास सुमित्रा पूरा खाना ख़त्म करने के बाद उठकर हाथ धोने चली जाती है। माँ जी, आपने तो पूरा खाना ख़त्म कर लिया, लेकिन बताया नहीं खाना कैसा बना है। ठीक है, बाकी तो खुद खा कर देख ले। तेरे मुंह में ज़ुबान नहीं है क्या? हाँ, तू खाएगी तो तुझे पता चल जाएगा कैसा बना है। बड़ी अजीब है आप। मैंने इतने घंटे रसोई में पसीना बहाकर आपकी पसंद का खाना बनाया और आपके मुंह से एक मीठा बोल भी नहीं निकल रहा। वाह रे मेरी फूटी किस्मत। अरे तो तू अब क्या चाह रही है कि तेरा हाथ चूम लूँ मैं? खाना तो तू रोज़ ही बनाती है, आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया? आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है माँ जी। आपके साथ चाहे जितनी भी अच्छी तरह से बात कर लो, लेकिन आपकी अकड़ ढीली होने का नाम ही नहीं लेती। देखा, आ गई ना अपने असली रूप में। अरे सास के साथ मुंह जोरी करते शर्म नहीं आती? अब तू क्या चाहती है कि रोज़ खाना खाने के बाद मैं बैठ कर तेरी तारीफ में कसीदे पढ़ूं? सास की बात सुनकर रमा पैर पटकती रसोई में आ जाती है। वाह भगवान वाह, किस्मत हो तो ऐसी ही वरना ना हो। क्या चुनकर किस्मत दी है तूने मुझे। अरे मेरी किस्मत लिखते समय स्याही खत्म हो गई थी क्या तुम्हारी? अपनी सास के लिए अगर मैं अपनी गर्दन भी काट कर दे दूँ ना, तो भी वो यही कहेंगी कि गर्दन थोड़ी टेढ़ी कट गई है, सीधी नहीं काटी, मज़ा नहीं आया। अरे अगर थोड़ी ढंग की सास दे देते तो क्या चला जाता तुम्हारा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, कपड़े धो कर देती हूँ, हाथ पैरों की मालिश करती हूँ, लेकिन मजाल है जो मेरी ज़रा से भी तारीफ़ कर दे माँ जी। अरे तारीफ़ तो दूर, 2 मीठे बोल तक बोले नहीं जाते उनसे। पता नहीं मुझे छांट कर ऐसे लोग क्यों दिए भगवान तूने। अरे अब अकेले में खड़ी बड़बड़ाती रहेगी या एक कप चाय पिला देगी? इतने साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन आज तक हर काम के लिए कहना पड़ता है। ये नहीं कि बिना कहे ही एक कप चाय बनाकर कमरे में पहुंचा दे। हर समय बस बहू बहू करते रहो। गैस पर रखिए माँ जी, कहिए तो मैं भी गैस पर बैठ जाऊँ ताकि आपकी चाय जल्दी बन जाए। दिन की 4-4 कप चाय पीती हैं, लेकिन मजाल है जो ज़रा सी मिठास इनकी ज़ुबान में घुल जाए। पता नहीं इतनी चीनी कहाँ चली जाती है। मुंह तो माँ जी का कड़वा ही रहता है। अरे रमा कैसी है? क्या हालचाल है भाई? आजकल तो तू कॉल ही नहीं करती। अरे यार क्या कॉल करूँ, मेरा तो दिमाग इतना ख़राब रहता है कि किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? दोस्तों से बात करने से तो मन हल्का हो जाता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो बता तो सही कि हुआ क्या है? अरे क्या बताऊँ, तेरे जीजू है ना, वो मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखते। एक बच्चा क्या हो गया, वो तो ये बात भूल ही गए कि हम पति पत्नी हैं। बस खाना लगा दो, खाना खाएंगे और मोबाइल में आंखें गड़ाए बिस्तर पर लेट जाएंगे। मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रही हूँ यार, लेकिन तू ये बता, तू अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर रही है? अब मैं क्या एफर्ट करूँ यार, सबकी पसंद का खाना बना कर दे रही हूँ, कपड़े धो कर देती हूँ, सुबह उठकर टिफ़िन बना कर देती हूँ। अब क्या जान दे दूँ इन लोगों के लिए? देख रमा, मैं मानती हूँ कि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन पति के आने के समय थोड़ा सा रेडी होती है या नहीं? उलझे बालों वाली मैली कुचली बीवी की तरफ देख कर भी क्या करेगा वो? ऐसे ही शाम के समय चिंटू के पापा के ऑफिस से आने का समय हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हो सकता है कि जया के बताई हुई बातों से वाकई ये पहले वाले मनोज बन जाए। रमा पति के आने से पहले अच्छी तरह तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद रमा का पति मनोज घर आता है। चाय पियेंगे क्या? मनोज मोबाइल की तरफ देखते हुए ही जवाब दे देता है। हाँ हाँ बना दो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? रमा 1 कप चाय लेकर आती है और मनोज के पास ही बैठ जाती है। और अब यहाँ क्या बैठी हो? जाओ जाकर जल्दी से डिनर तैयार करो, बड़ी तेज़ भूख लगी है। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं काम वाली बाई बनी हुई हूँ या फिर जयपुर की महारानी की तरह सच सवर कर खड़ी हूँ, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे एक बार मुड़ कर देखते तो सही। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने घर के काम कराने के लिए ही मुझसे शादी की थी। बस सबको सबका काम किया हुआ मिलता रहे, उसके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस हाल में हूँ। क्यों भगवान, खुश तो बहुत हो रहे होंगे ना तुम। अरे अच्छा पति पाने के लिए लड़कियां 16-16 सोमवार का व्रत करती है। मैंने 116 सोमवार के व्रत किए थे। क्या मांगा था भगवान? बस यही ना कि एक प्यार करने वाला, कद्र करने वाला पति दे देना। और आपने मुझे दिया क्या? ये जवान खाल में बूढ़ा। अरे मेरी पूजा पाठ की तो लाज रख ली होती आपने।
इस आदमी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसकी शादी एक औरत से हुई है या काले चोर से। पता नहीं कौन से पुण्य का बदला मिलता है उन औरतों को जिनके पति आशिक मिजाज होते हैं, जो घुमाने ले जाते हैं, पत्नियों की तारीफ़ करते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, जानू सोना मोना करते फिरते हैं। एक हमारे पतिदेव को देख लो, उनके मुंह से तो मेरा नाम भी दिन में सिर्फ तभी निकलता है जब इन्हें चाय चाहिए या खाना। पता नहीं भगवान मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई जो मेरा रॉन्ग नंबर लगा दिया आपने। वैसे मज़ा तो बहुत आता होगा ना आपको मुझे यूँ तिल तिल करके मरते हुए देखकर। भगवान को जी भरकर खरी खोटी सुनाने के बाद अब रमा को थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। दोपहर के समय, चिंटू आज फिर तुम्हारी स्कूल डायरी में नोट आया है। अरे क्यों इतनी बदमाशी करते हो स्कूल में? फिर तुम्हारी टीचर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। अरे तंग आ गई हूँ मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे स्कूल में जाकर टीचर से माफ़ी मांगते हुए। तुम्हें माँ बाप की इज़्ज़त का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। अगले दिन स्कूल में देखिए, चिंटू की बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं। सबसे लोएस्ट मार्क आते हैं इसके क्लास में। क्लास में कभी भी इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, हमेशा विंडो से बाहर देखता रहता है या बाकी के स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है। अगर पनिशमेंट दे तो बाहर जाकर खेलने लगता है। ना इसके ऊपर डांट का असर है ना मार का। हम तो समझा समझा कर थक चुके हैं। इसकी वजह से बाकी बच्चों की स्टडीज़ भी डिस्टर्ब होती है। अब आपने टेस्ट कॉपी तो देखी होगी, 5 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं। पूरी क्लास में इतना पुअर परफॉर्मेंस किसी बच्चे का नहीं है। किसी भी जगह पर 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता। हर समय तोड़ फोड़, उछल कूद, मारा मारी। अब क्या बताऊँ, आई एम सॉरी टू से, बट हम उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हाँ आई एम रियली सॉरी मैम। मैं चिंटू की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैं उसे समझाऊंगी, आगे से ना वो कोई गलती नहीं करेगा। और हाँ, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मेरी। आप प्लीज़ एक चांस और दे दीजिए। ऐसे मिड सेशन में उसे कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ मैम, प्लीज़ प्लीज़। रमा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर टीचर रमा को एक मौका और दे देती है घर आकर। भगवान, आज तो आप चैन की बंसी बजा रहे होंगे। स्कूल में प्रिंसिपल के सामने इज्जत तार तार हो गई मेरी। अच्छा तो बहुत लगा होगा ना आपको। आज टीचर से चिंटू के बारे में ये सब सुनने के बाद इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि अब आपसे उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। आपने तो जैसे सारी दुनिया के कष्ट और संकट मेरे ही जीवन में लिख दिए हैं। आज के बाद मेरे जीवन में चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन मैं आपके सामने आकर अपना दुख नहीं रोऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जी भर के बातें सुनाने के बाद रमा रसोई में खाना बनाने लगती है। मम्मा ये देखो, कोई पर्चा देकर गया है। कोई कोचिंग खुला है हमारे घर के पास। अरे वाह चिंटू, बहुत सही समय पर पर्चा आया है। मैं सोच ही रही थी कोई कोचिंग मिल जाए तो वहाँ तेरा ट्यूशन लगवा दूँ। आज ही तेरी टीचर से बात करके आती हूँ। कुछ देर बाद घर का काम खत्म करने के बाद रमा पर्चे में लिखे एड्रेस पर पहुँच जाती है। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं ना? वो आज हमारे घर पर ये पर्चा आया था। इस पर आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। हाँ, ये मैंने ही भिजवाया था। तो आपके बेटे के नंबर कम है और वो बहुत शरारती भी हो गया है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका बेटा इतना शरारती है, उसमें आपके बेटे की नहीं, भगवान की गलती है। क्यों? ठीक है ना मैंने? अरे ये आपको कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि तुम अपनी सास हो या पति सबसे परेशान हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे दुख तुम्हारे ही नसीब में लिखे हैं। सास सीधे मुंह बात नहीं करती और पति तुम्हारी तरफ देखता नहीं। क्यों? ठीक कहा ना? अरे कोई जादू टोने वाले तांत्रिक हो क्या तुम? हाँ, ये सब कैसे पता? तांत्रिक नहीं हूँ, वही हूँ जिसे तुम रोज़ सुबह शाम गालियाँ देती रहती हो। मतलब क्या है तुम्हारा? है? अरे हो कौन तुम? अभी बताया ना, जिसे तुम अपनी हर परेशानी सुनाती हो और कहती हो कि मैंने तुम्हारा नसीब काली स्याही से लिखा है, वही हूँ मैं। अच्छा बताओ, चाहती क्या हो तुम? खुद को भगवान समझ रहे हो क्या? भगवान ही हूँ, मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि चाहती क्या हो मुझसे? इतनी शिकायतें क्यों हैं तुम्हें? अगर तुम वाकई भगवान हो ना तो खुद ही बताओ। शादी से पहले मैंने कितने उपवास किए थे? यही मांगा था ना कि एक अच्छा सा पति दे देना मुझे, जो मुझे प्यार करे, मेरी इज्जत करे। और तुमने मुझे दिया क्या? ये चिंटू का पापा, जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कैसी हूँ।
और एक ही बेटा है मेरा। बाकी माँ की तरह मेरा दिल क्या नहीं चाहता कि मेरा बेटा कभी अच्छे नंबर लेकर आए, मैं स्कूल में टीचर से मिलने जाऊँ तो टीचर उसकी पीठ थपथपाए। पर आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम किन हालातों में जीते हैं। बस राम राम करते रहो और राम जी को हमारी पड़ी ही नहीं। देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैं तो सबकी पुकार सुनता हूँ, मैं हमेशा सबके साथ रहता हूँ। ये समझ लो कि मैंने जिसको जितना दिया है ना उसके लिए वही ठीक है, वही उसकी नियति है और उसी से उसका भाग्य निर्माण होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने तुम्हें जो दिया जितना दिया वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जैसा चाहती हो ना तुम्हारा परिवार बिल्कुल वैसा ही हो जाए, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। जाओ, तथास्तु। 1 सप्ताह के बाद तुम मुझे वापस इसी कमरे में मिलना और मुझे बताना कि तुम पहले ज़्यादा खुश थी या अब ज़्यादा खुश हो। और इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान की दी हुई शक्ति को आजमाने के लिए वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देती है। घर जाकर, माफ़ करना माँ जी, वो ज़रा चिंटू के ट्यूशन की बात करने गई थी, वहीं थोड़ा सा मन लग गया। मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभार लेट हो जाता है तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर। पहले हाथ मुंह धो ले, 1 गिलास ठंडा पानी पी ले, उसके बाद आराम से खाना लगाना। और अगर थकान हो गई हो तो मैं खाना लगा दूँ बेटा। हे भगवान, ये माँ जी को आज क्या हो गया? ये कौन सी भाषा बोल रही है? खाना खाने के बाद, अरे रमा बहू, क्या खाना बनाया है तूने? दिल तो कर रहा है खाने के साथ साथ तेरी उंगलियां भी चाट जाऊं। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। सच में तू ना बड़ी मेहनती है, कितनी मेहनत करती है। सुबह 5 बजे उठती है, सबका नाश्ता बनाती है, घर की साफ़ सफाई करती है। भाई मैं तो धन्य हो गई तेरे जैसी बहू पाकर। अरे बस करिए माँ जी, अब रुलाएंगी क्या? कहा तो 8 साल से एक शब्द भी नहीं कहा और अब कह रही है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चिंटू बेटा, जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज कर लो और खाने के लिए बैठ जाओ। मैं तो कब से यूनिफॉर्म चेंज करके बैठा हूँ मम्मी। लाइए मैं जल्दी से खाना ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद मुझे होमवर्क भी तो करना है और कल ना मेरा हिंदी का टेस्ट है, उसकी तैयारी भी करनी है। अरे वाह भगवान, तुमने तो एक दिन में मेरे सारे कष्ट ही दूर कर दिए। शाम के समय पति के आने से पहले रोज़ की तरह रमा मुंह धोकर बाल बनाती है और पति के आने का इंतज़ार करने लगती है। अरे रमा, कितनी खूबसूरत लग रही है तू। जी कर रहा है तो मैं देखता ही जाऊँ, देखता ही जाऊँ। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती। छोड़ो भी। बैठो, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, तब तक कपड़े चेंज कर लेना। अरे छोड़ो ना ये चाय नाश्ता, तुम आओ मेरे सामने बैठो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस तुम्हें निहारता ही रहूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप न्यूज़ देखिए ना, मुझे भी खाना भी बनाना है। अरे छोड़ो ना रमा ये सब, हर समय बस काम काम काम। कभी मेरे पास भी बैठा करो। मैंने तुमसे शादी न्यूज़ देखने के लिए थोड़ी ना की है। छोड़ो, आज बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया इनको? बच्चे के सामने ये मुझे कैसी नज़रों से देख रहे हैं। चिंटू भी 2 बार पूछ कर गया, पापा आज आपको घूर क्यों रहे हैं? रमा कमरे में से उठकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसकी नज़र पति के ऊपर पड़ती है, जो रसोई के दरवाजे पर खड़ा एकटक उसे ही निहार रहा था। अरे यहाँ खड़े होकर मुझे क्यों घूर रहे हैं? चाहिए क्या कुछ? बस तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा ये चांद जैसा चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, हाय तुम्हें देखकर मेरा दिल ही नहीं भर रहा। सुनो, आज ना मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ लेकर आया हूँ, तुम ज़रा पहन कर दिखाओ तो। अरे काम के समय ये क्या? अभी ना मुझे बहुत काम है, काम ख़त्म करने के बाद पहन कर दिखाऊंगी। चिंटू को भी समय से खाना खिलाकर सुलाना है। अरे छोड़ो ना ये सब, हर समय चिंटू काम, कभी मेरे बारे में तो सोचा करो। पति का बदला व्यवहार देखकर रमा के पसीने छूट रहे थे। रमा बेटा, 10-12 लोगों के खाने की तैयारी कर लेना। कौन आने वाला है माँ जी? अरे बेटा, तू इतना बढ़िया खाना बनाती है। कल मैंने अपनी कीर्तन मंडली में जाकर अपनी सहेलियों को बताया ना, तो सभी कहने लगी कभी हमें भी बहू के हाथ का खाना चखवाओ। तो बस मैंने सबको बुला लिया आज खाने पर। बेटा आज तो अपने हाथ का जादू चलाकर दिखा दे सबको। हाँ अच्छा माँ जी, ठीक है। अब तो ये रोज़ का ही काम हो गया था। लगभग हर रोज़ सावित्री कभी रिश्तेदारों को, कभी सहेलियों को, तो कभी पड़ोसियों को खाने पर बुला लेती
और बेचारी रमा पूरा पूरा दिन खाना बनाने में लगी रहती। इधर चिंटू को न जाने क्या हो गया था, न वो खेलने के लिए घर से बाहर निकलता था, न टीवी देखता था, पूरा पूरा दिन सिर्फ एक कोने में बैठकर किताब पढ़ता रहता। अरे चिंटू बेटा, ऐसा भी क्या लिखा है किताबों में कि 4 घंटे से तू किताब के पन्ने ही पलट रहा है? जा थोड़ी देर बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल। नहीं मम्मी, मुझे पढ़ना है, टॉप करना है, खेलने से टाइम वेस्ट होता है। और आप ही तो कहती थी ना कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ। अरे बच्चे बच्चे जैसे खेलते कूदते ही अच्छे लगते हैं, क्या हर समय किताब लेकर बैठा रहता है? अरे ये मैंने क्या मांग लिया, मेरे तो बच्चे का बचपन ही छीन गया। ना हंसता है ना बोलता है, हर समय सिर्फ किताब ही पढ़ता रहता है। अरे चिंटू के पापा, आज फिर आप ऑफिस नहीं गए? कल भी छुट्टी कर ली थी, आज फिर छुट्टी करके बैठ गए। अरे मैं क्या करूँ, तुम्हारे बिना ऑफिस में मेरा मन ही नहीं लगता। तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहा जा रहा, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। अरे ऐसे छुट्टी करके रोज़ घर में बैठे रहोगे तो नौकरी कैसे चलेगी? अरे नहीं चलेगी तो छोड़ दूंगा नौकरी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रमा। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अरे नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा प्यार करने वाला पति। मेरा तो पहले वाला पति ही ठीक था, और मुझे तारीफ़ करने वाली सास भी नहीं ठीक लग रही। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी तारीफ़ कर करके रिश्तेदारों को बुलाती रहे। और भगवान, मेरा चिंटू भी ना जैसा था वैसा ही ठीक था। थोड़े नंबर कम लाता था, लेकिन कम से कम हंसता मुस्कुराता था। अब तो हर समय किताबों में घुसा रहता है। कोई कह सकता है कि घर में 8 साल का बच्चा है? रमा, तुम्हारी शिकायत तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब देखो, तुम्हें मुझसे शिकायत रहती थी, मैंने पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दे दिया। तुम्हारा पति, बच्चा, सास सब तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक अच्छे हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हें संतोष नहीं। अब तुम कह रही हो कि तुम्हारा परिवार पहले वाला ही ठीक था। मैं समझ गई भगवान कि आपने जिसको जितना दिया है उसके लिए वही सही है, उसी में हमारी अच्छाई छिपी है। आज के बाद मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूँगी। आप प्लीज़ सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। रमा की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा देते हैं और तथास्तु करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। आज सुमित्रा की छोटी बहू की पहली रसोई थी, लेकिन ये क्या, सुमित्रा की छोटी बहू किचन में नहीं बल्कि हॉल में बैठकर खाने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी पहली रसोई हो वो रसोई में नहीं बल्कि हॉल में बैठकर खाने का इंतज़ार करे? चलिए जानते हैं। कुछ घंटे पहले नेहा अपने कमरे में तैयार होकर बैठी थी, तभी उसकी ननद रानी उसके पास आती है और कहती है, भाभी आप तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। हाँ रानी, वो इसलिए क्योंकि आज मेरी पहली रसोई है ना, और सारा काम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी उठकर सारा काम ख़त्म कर लूँ। अब तुम मुझे जल्दी से किचन में कहाँ क्या रखा है सब बता दोगी? नेहा ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी सास सुमित्रा और उसका पति नेहा के पास आते हैं और उसकी ये बात सुनते हुए नेहा से कहते हैं, अरे बहू, तो ज़िंदगी भर अब इस घर में खाना बनाती ही रहेगी, लेकिन आज तू खाना नहीं बनाएगी, बल्कि खाना तेरी जेठानी बनाएगी। लेकिन मम्मी जी, आज तो मेरी पहली रसोई है, और पहली रसोई में मैं खाना ना बनाऊँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? अरे कुछ अजीब नहीं है, चूल्हा ही तो पूजना है, वो तो तू चाय बनाकर भी कर देगी, लेकिन आज तो तेरी जेठानी ही खाना बनाएगी, वो भी बिरयानी। तुझे पता है तेरी जेठानी सौम्या बिरयानी कितनी लाजवाब बनाती है? हाँ नेहा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। भाभी के हाथ की बिरयानी अगर तुम एक बार खाओगी ना तो सच में अपनी उंगलियों के साथ प्लेट भी चाट जाओगी। हाँ भाभी, माँ और भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पता है, जब भाभी बिरयानी बनाती है ना तो सब लोग उनकी बिरयानी का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और मुझे यकीन है आपको भी उनके हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगेगी। अपनी जेठानी के हाथ की बिरयानी की इतनी तारीफ सुनकर नेहा को भी लगता है कि हाँ, सच में उसकी जेठानी के हाथ में जादू होगा, और इसलिए वो अपनी जेठानी के हाथ की बिरयानी का इंतज़ार करने लगती है। कुछ घंटे गुजरते हैं। जहाँ सौम्या बिरयानी बना रही थी तो वहीं सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी अपनी प्लेट के आगे शोर करते हुए अपनी भाभी यानी कि सौम्या को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, भाभी कितनी देर में बिरयानी बनकर आ रही है? हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस ला रही हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लो, बस बिरयानी बनने ही वाली है। रोहित जी, सब लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, इससे तो साफ पता चल रहा है कि भाभी कुछ ज़्यादा ही लाजवाब बिरयानी बनाती होंगी। हाँ नहीं तो क्या, हम ऐसे ही भाभी के हाथ की बिरयानी के गुणगान थोड़ी ना कर रहे हैं। भाभी सच में बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है।
सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी सौम्या बिरयानी बना कर ले आती है, जिसके बाद सौम्या सभी के प्लेट में बिरयानी परोसती है। नेहा जब बिरयानी को देखती है तो वो अपनी जेठानी से सवाल करती है, भाभी ये बिरयानी है? हाँ नेहा, ये बिरयानी है, पनीर बिरयानी। खाकर देखो, तुम्हें भी पसंद आएगी। इन्हें बिरयानी पता नहीं है क्या? लेकिन दीदी, ये तो पनीर पुलाव है। पनीर पुलाव और बिरयानी दोनों में फ़र्क होता है। नहीं देवरानी जी, इसे पनीर पुलाव नहीं कहते, बल्कि पनीर बिरयानी कहते हैं। देखो सबको कितनी पसंद आई है। सौम्या की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप पनीर पुलाव खाने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन सुमित्रा अपनी बड़ी बहू सौम्या को दोबारा बिरयानी यानी कि पनीर पुलाव बनाने के लिए कहती है। तभी रानी बीच में बोलती है, माँ, आज मुझे भाभी के हाथ की नहीं बल्कि आपके हाथ की सोयाबीन बिरयानी खानी है। सोयाबीन वाली बिरयानी? अरे भाभी, आपको पता नहीं, लेकिन भाभी से ज़्यादा अच्छी बिरयानी माँ बनाती है। अगर एक बार आपने माँ के हाथ की बिरयानी खाई ना, तो आप हमेशा माँ को ही खाना बनाने को कहेंगी। रानी की बात सुनकर नेहा भी हैरान हो जाती है और वो अपनी ननद रानी से कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, आज तो मैं माँ जी के हाथ का ही खाना खाऊंगी। क्यों मम्मी जी, आज अपने हाथ की बिरयानी मुझे खिलाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मेरी बहू ने मुझे पहली बार कुछ कहा है तो मैं अपनी बहू की बात को कैसे टाल सकती हूँ। सुमित्रा ये बात बोल रही थी कि तभी वहाँ सुमित्रा की पड़ोसन नीलम आती है और सुमित्रा के मुंह से बिरयानी वाली बात सुनकर कहती है, अरे वाह, बिरयानी! सुमित्रा तो अकेले अकेले बिरयानी बनाकर खा रही है और मुझे पूछ भी नहीं रही है। तू भूल गई क्या कि मुझे तेरे हाथ की बिरयानी कितनी पसंद है? अरे नीलम, मुझे सब पता है, तुझे मेरे हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तुझे पता है तभी तो मुझे भूल रही है। अरे पहले तो हर चीज़ में पूछा करती थी, लेकिन अब पूछना तो दूर, मुझे तो तू अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती। हे भगवान, तू एक बिरयानी के लिए मुझे कितने ताने दे रही है। माता, तू यहीं पर बैठ, मैं तेरे लिए भी बिरयानी बना कर लाऊंगी। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से किचन में चली जाती है और बिरयानी बनाने लगती है। एक तरफ जहाँ सुमित्रा बिरयानी बना रही थी, एक बार फिर उसके घर में सुमित्रा की तारीफ शुरू हो जाती है। छोटी बहू, तुम्हें पता है तुम्हारी सास के हाथ में जादू है, जादू। जी हाँ, अभी मुझे मेरी जेठानी और ननद ने बताया कि माँ जी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। तुझे पता है, जब तुम लोग नहीं आए थे तो मैं और तेरी सास एक साथ मिलकर बिरयानी बनाते थे और अपने अपने परिवार वालों को परोसते थे। उसके बाद जो हमारे घर में हमारी तारीफ होती, मैं तुझे क्या ही बताऊं। नीलम ये बात बोल ही रही थी कि कुछ ही देर में सुमित्रा सोयाबीन बिरयानी बनाकर ले आती है। लो भाई, ये बन गई बिरयानी। माँ जी, बड़ी जल्दी नहीं बन गई बिरयानी? मेरा मतलब ऐसी भी कौन सी बिरयानी बनाई है आपने जो इतनी जल्दी बन गई? यही तो मेरे हाथ का जादू है बहू। खैर, इन सब बात को छोड़ और सबको ये बिरयानी परोस दे। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा अब चुपचाप सबके लिए बिरयानी परोसने लगती है। लेकिन जब नेहा सोयाबीन पुलाव देखती है तो वो बोले बिना नहीं रह पाती। माफ़ करना माँ जी, लेकिन आपसे एक सवाल है। हाँ बहू, बताओ। माँ जी, आप सोयाबीन पुलाव को बिरयानी कह रही हैं, दीदी पनीर पुलाव को पनीर बिरयानी कह रही थी। अगर पुलाव को बिरयानी कहते हैं तो एक्चुअल में जो बिरयानी होती है फिर उसे क्या कहेंगे? ये क्या बोल रही हो तुमने? यहाँ माफ़ करना रोहित जी, लेकिन ये मेरा सवाल है, मैं बस पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बिरयानी के बारे में पता है। अरे पुलाव को आप लोग बिरयानी कह रहे हैं तो बिरयानी को क्या कहेंगे? बहू, हम लोग नॉनवेज बिरयानी नहीं खाते, बल्कि हम वेजिटेरियन हैं, इसलिए सोयाबीन और पनीर बिरयानी खाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ माँ जी, लेकिन इसको बिरयानी नहीं कहते बल्कि पुलाव कहते हैं। रोहित जी, आप भी तो बाहर जाते हैं, आपको भी तो पता है कि वेज बिरयानी किसे कहते हैं। नेहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? वेज बिरयानी यही तो होती है। और अगर तुम्हें अलग तरह की वेज बिरयानी बनानी आती है तो खुद वेज बिरयानी बनाकर हमें खिला सकती हो। हम भी तो देखे तुम्हारे हाथ की वेज बिरयानी। ठीक है, मैं वेज बिरयानी बनाऊंगी और आप लोगों को खिलाऊंगी। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन नेहा अपने घर वालों से कहती है, मम्मी जी, दीदी, रोहित जी, आज घर में बिरयानी मैं बनाऊंगी, आप लोग बस मेरा साथ देना। हाँ हाँ बहू, ज़रूर हम तेरा साथ देंगे। आखिर हम भी तो देखे कि तू अलग वेज बिरयानी कैसे बनाती है। हम भी तो देखे हमारी छोटी बहू के हाथ की बिरयानी टेस्टी भी है या नहीं। तो ठीक है,
आप लोगों को वैसे ही करना होगा जैसा मैं कहूँगी। मम्मी जी, दीदी, आप लोग सब्जियाँ काट दो। ननद जी, आप ना अपने भाई के साथ मार्केट जाकर बिरयानी मसाला ले आओ, तब तक मैं चावल निकाल लेती हूँ। नेहा की बात सुनकर अब सभी लोग उसकी बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद सुमित्रा और उसकी बड़ी बहू सौम्या सब्जियां काटने लगते हैं, तो वहीं रानी और रोहित बिरयानी का मसाला लेने मार्केट जाते हैं और इधर नेहा चावल निकालती है। थोड़ी देर बाद मार्केट से रानी और रोहित बिरयानी मसाला लेकर आते हैं, तो वहीं नेहा की सास और जेठानी सब्जी काट के हट जाती हैं। देवरानी जी, मैंने और माँ जी ने आपकी सब्जियां काट दी है। देवर और ननद जी आपके लिए बिरयानी मसाला भी लेकर आ गए हैं। आगे का काम खुद कर लीजिए, क्योंकि अब कैसे बिरयानी बनानी है वो तो तुम्हें ही पता है। हाँ दीदी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अभी बिरयानी बनाती हूँ। इस तरह नेहा अब बिरयानी बनाने लगती है। घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नेहा की बिरयानी बन ही जाती है। नेहा की बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। सभी लोग उसके हाथ की बिरयानी खाने के लिए एक्साइटेड थे। अब नेहा सभी की प्लेट में बिरयानी परोसती है। जब सभी लोग बिरयानी खाते हैं तो उनका मुंह बन जाता है। तो माँ जी, कैसी लगी आपको बिरयानी? बनाइए ना एकदम मस्त बिरयानी। माफ़ करना देवरानी जी, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, ऊंची दुकान फीके पकवान। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने घंटे की कड़ी मेहनत करी, वो भी एक बिरयानी बनाने में, लेकिन हम लोगों को तुम्हारी बिरयानी ज़रा भी पसंद नहीं आई। क्या आप लोगों को बिरयानी पसंद नहीं आई? हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। अरे इतने घंटे की मेहनत के बाद एक तो हमें बिरयानी खाने को मिली, वो भी ऐसी जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तूने मसाले को ठीक से पकाया ही नहीं। अरे तेरी इस बिरयानी से तो अच्छी हमारी 5 मिनट वाली बिरयानी है। मेरे से तो भाई नहीं खाई जाएगी ये बिरयानी। बड़ी बहू, जाकर वो 5 मिनट वाली बिरयानी बना कर ले आ, क्योंकि ये बिरयानी तो मेरे गले से नीचे उतर ही नहीं रही। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। इतना बोलकर सौम्या वहाँ से पनीर पुलाव यानी कि पनीर बिरयानी बनाने चली जाती है और अपने ससुराल वालों का ऐसा बेवकूफ़पना देख नेहा अपने सर पर हाथ रख लेती है और धीरे से कहती है, सही कहते हैं लोग, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इनको इतनी अच्छी बिरयानी बना कर दी, लेकिन इन्हें तो बिरयानी का बी भी नहीं पता। खैर, इसमें मेरी क्या गलती अगर इन्हें पनीर पुलाव और सोयाबीन पुलाव ही पसंद है तो। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि नेहा को अब ये बात पता चल गई थी कि चाहे वो कितनी ही अच्छी बिरयानी बनाकर क्यों ना खिला दे, लेकिन उसके ससुराल वालों को मामूली पुलाव ही खाना है, जिसे वो बिरयानी कहते हैं। समय जितना भी बदल जाए, सास बहू के बीच नोक चोक के मुद्दे कभी नहीं बदलेंगे। एक दिन कामकाजी बहू मीना कहती है, माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ और आज प्लीज आरव को वक्त से उठा देना। माना स्कूल ऑनलाइन है, लेकिन सिर्फ स्कूल ही नहीं है, जीवन में और भी बहुत कुछ है। अरे तेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं, क्या करूं मैं? जब देखो तब तपाक से जवाब दे देता है। जबान जो तुझ पर गई है उसकी। रहने दे माँ जी, आप तो सारा दिन टीवी पर लगी रहती हैं। ऑफिस खुशी के लिए नहीं जाती हूँ, घर की जरूरत है। अरे क्या बात बात पर जरूरत सुनाती रहती है। मैंने भी काम किया है, लेकिन यह नहीं कि बच्चों को कुछ ना बनाया। अरे घर की भी चिंता रखा करो बहू। अंदर कमरे से आरव बेड पर लेटा सब कुछ सुन रहा था। बहू ऑफिस चली जाती है और सास पोते के कमरे में आकर, क्या है आरव, क्यों रोज रोज तेरी माँ से मुझे डांट सुनवाता है? ये बोलकर दादी पोते के पास बैठ जाती है। वो लेटे लेटे ही दादी से चिपक जाता है। आप बेस्ट हो दादी, जाओ मेरे लिए दूध लेकर आओ, तब तक मैं मोबाइल में गेम खेल लेता हूँ। आरव एक अच्छा बच्चा था, लेकिन माँ पापा दोनों ऑफिस चले जाने के कारण उसे कोई समझाने वाला नहीं था। बेचारी बूढ़ी दादी जितना बन पाता करती। अगले दिन, देखिए जी, साफ साफ बोल रही हूँ, मैं अब आरव को तुम्हारी माँ के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अरे करती क्या है, बस खाना देना, स्कूल की ऑनलाइन क्लास और आरव की देखभाल। आज के समय में जब बच्चे इतने वर्सेटाइल और टैलेंटेड हो रहे हैं, मुझे तो आरव के बाहर निकलने से ही डर लगता है। अब मैं नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी माँ करती कुछ क्यों नहीं? मैं क्या बोलूँ माँ को। ठीक है, चलो बात करता हूँ। पति माँ के कमरे में जाता है, जहाँ वो किताब लेकर आरव को कहानियां सुना रही थी। माँ सुनो, मुझे बात करनी है। आरव बेटा तुम पढ़ो, मैं पापा से बात करके आगे की कहानी सुनाती हूँ। माँ ये नहीं चलेगा, हम दोनों को नौकरी करनी ही करनी है। अगर आप साथ नहीं देंगी तो कैसे चलेगा? मीना बता रही थी आप आरव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। माँ फिर तो आप गांव ही जाइए,
यहाँ मैंने आपको आरव के लिए ही तो बुलाया था। पापा दादी मेरा ख्याल रखती है, वो मुझे कहानियाँ सुनाती है। और आरव बीच में मत बोलो। अरे कहानियां सुना देने से कुछ नहीं होगा, कोई क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। माँ को बेटे की बात अजीब लगती है, फिर वो रोने लगती है। आरव सब देख रहा होता है। फिर एक रोज, दादी दूध दो ना। फिर मोबाइल पर। अरे क्यों मेरा नाम खराब कर रहा है बेटा, पढ़ लिया करना, तेरे माँ बाप मुझे सुनाते हैं। तभी डोरबेल बजती है। सामने खड़ी होती है पड़ोस की दादी। अरे विमला, कैसी हो? तुम्हारे पोते ने तो परेशान कर दिया है। लगता है तुम्हारे बेटे बहू निकल गए काम पर, क्यों? हाँ बहन, वो तो गए। वैसे मेरे पोते से तो उसके माँ बाप भी परेशान है, सारा कसूर मुझ पर डाल देते हैं। घर पर रहता है तो धमा चौकड़ी मचाता है, और बाहर जाता है तो पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। करूँ तो क्या करूँ? देखो, वैसे भी ऐसे माहौल में बच्चों को ज्यादा बाहर निकालना ठीक नहीं। अब तुम्हारा पोता जब देखो तब आ जाता है। बोलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं ना। आरव की दादी को पोते के लिए ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। पर क्या करूं बहन, अब तो लगता है कि गांव ही लौट जाऊं। बहू बेटा नौकरी पर जाते हैं, कल को पोता बिगड़ता है तो मुझे ही बोला जाएगा। वैसे तुम्हारे बच्चे कैसे टिक जाते हैं घर पर? क्लास तो ये भी पूरी करता है। देखो बहन, साफ बात है, मैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी और नॉलेज का ऐप देकर बिठा देती हूँ। वो लोग इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं कि मेरे पोता पोती उसी में लगे रहते हैं। देखा है कभी उन लोगों को ज्यादा बाहर जाते? नहीं, कहाँ, वो तो घर में ही रहते। तभी तो। ये बोलकर पड़ोसन दादी को अपना मोबाइल दिखाती है। ये देखो, मेरी पोती ने ये हैंगिंग बनाई है। लेकिन ये तो साउथ साइड की हैंगिंग है ना, इसको बनाना तो बड़ा मुश्किल है। यही तो उसने मोबाइल पर उस ऐप से सीखा है। इतना सरल है बनाना, मैं पीछे बैठी थी, मैं भी सीख गई। मैं भी सोच रही हूँ कि आरव को ये क्लास ज्वाइन करवा दूं। कम से कम पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा तो बिजी भी रहेगा। लेकिन कहाँ जाना होगा इसके लिए? अरे कहीं नहीं जाना होगा, बस आरव के फोन पर ये ऐप डाउनलोड करो। वो लोग आरव के इंटरेस्ट को देखकर उसी के अनुसार उसके लिए टीचर ढूंढ लेंगे। दादी आरव को बुलाकर उसके मोबाइल पर ऐप को डाउनलोड करवा लेती है। कुछ रोज बाद, अरे ये देखो, आरव ने अपने सोशल साइट पर अपनी ये वीडियो डाली है डांस की। वाओ, ये तो बहुत अच्छी है वीडियो। माँ ये देखिए, मैंने ये पपेट बनाना सीखा है। और ये देखिए पापा, मैंने आपको कब से कहा था ना कि मुझे चेस खेलना सीखना है। आपको पता है, मुझे अब चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है। क्या बात है, इतनी सारी चीजें कहाँ से सीखी? लग रहा है आजकल स्कूल की ऑनलाइन क्लास को छोड़ रहे हो आरव। नाना माँ, मैंने ये सब ऑनलाइन एक्स्ट्रा करिकुलर और लर्निंग वाले ऐप से सीखा है। वहाँ तो एक से बढ़कर एक एक्टिविटी इतने इजी तरीके से सिखाते हैं कि अब तो मुझे भी जीके और इंग्लिश सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगा है। बहू बेटे के फोन पर ऐप खोलती है और उसे अच्छे से देखती है। मेरे मायके से तो यहाँ कोई नहीं आया, फिर इतनी नॉलेज वाली और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? दादी से। दादी ने डाउनलोड कराया है। आप अगर मुझे हॉबी क्लास में डालती तो या तो मुझे घर से बाहर जाना पड़ता, या फिर एक ही क्लास में सारे पैसे लग जाते। तो क्या इसमें पैसे नहीं लगते? अरे जानती हूँ मैं, इन ऐप्स को सब्सक्राइब करने के लिए बड़े पैसे देने पड़ते हैं। अरे ना बहू ना, ये बिल्कुल मुफ्त यानी कि फ्री है। और हाँ, यहाँ तो टीचर भी इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल सरल शब्दों में बच्चों को पूरा सिखाते हैं। क्यों आरव? हाँ दादी। अच्छा तो मैं चला, मेरी जीके की क्लास है, मजा आने वाला है आज तो। मैं भी चली, आरव पर नजर जो रखनी है। क्या बात है, मेरी माँ में बात तो है ही। अरे वाह वाह बेटा, हम जानते थे कि तू बहुत तरक्की करेगा एक दिन। और आखिर बेटा किसका है, प्रमोशन तो मिलना ही था। मैं अभी भगवान जी के आगे प्रसाद और आरती का दिया जलाकर आई हूँ और उन्हें धन्यवाद भी कहकर आई हूँ। भगवान की कृपा से ही आपको इतनी तरक्की मिली है काम में। ये तो है, आज मेरी 10 साल की मेहनत सफल हो गई। भगवान की कृपा से अब कंपनी में मेरा अपना ऑफिस होगा।
पापा आप वो दूसरी बात तो बताइए जो आपने मुझे और सोनिया को बताई थी। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात बताना तो मैं भूल ही गया। लगता है प्रमोशन के साथ काजू कतली का डब्बा भी मिला है जी, तभी तो देखो कितना खुश हो रहा है। अरे देवकी, तुम भी क्या छोटा छोटा सोच रही हो। काजू कतली के डब्बे पर इतना खुश होगा क्या वो? ज़रूर काजू कतली के साथ में सूखे मेवे भी तोहफे में मिले होंगे, है ना? दादाजी ना काजू कतली मिली है ना ही सूखे मेवे मिले हैं, उससे भी कुछ बड़ा मिला है पापा को कंपनी की तरफ से। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मिला है। ऐसा तो क्या मिला है आपको जो ये दोनों इतना खुश हो रहे हैं? अरे मुझे कंपनी की तरफ से नया घर मिला है। क्या? अरे ये तो खुशी ही नहीं, नाचने की बात है। इसका मतलब अब हम अपने नए घर में जाकर रहने वाले हैं। हाँ दादाजी, और वो नया घर बड़े ही पॉश एरिया में है। रोहन, मेरे कई सारे दोस्त वहाँ रहते हैं। भगवान ने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दे दिया इस बार, नहीं? मैं 11 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगी इस बार भगवान जी को। तो कब चलना है हमें उस नए घर में? हम इस हफ्ते ही शिफ्ट हो जाएंगे पापा। चलो भाई, सब लोग अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए। देसाई परिवार में सब ने अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। अगले ही हफ्ते वो उस बिल्डिंग के नीचे खड़े थे जहां कंपनी ने उनको नया घर दिया था। पापा बिल्डिंग तो यही है, मंदिर के सामने वाली। अब यहाँ हमारा नंबर कौन सा है वो आपके मोबाइल पे कंपनी वालों ने भेजा होगा। अरे बाप रे, ये कितना मंजिला बिल्डिंग है रे? दादी, इस बिल्डिंग में 30 मंजिल है। मुझे तो यहाँ से देख कर ही चक्कर आ रहा है। हाँ, लेकिन माँ जी, हमारा घर थोड़ी ना इतनी ऊपर होगा। मुझे तो लगता है 3रे या 4थे माले पर होगा हमारा नया घर। एक मिनट, मुझे देखने तो दो कौन सा है हमारा नंबर। हमारा नंबर, हे भगवान। विपुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके घर का नंबर 27वें माले पे था। वो उन्हें लिफ्ट में ऊपर की तरफ ले जा रहा था, जहां तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 20 मिनट लग गए। अरे विपुल बेटा, और कितनी ऊपर है हमारा घर? बस पापा, बस पहुँच गए हम। ये रहा हमारा घर, 27वें माले पर है। हमारा घर बादल पे है क्या? यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लग गया बेटा? माँ, अब कंपनी वाले ने यही घर हमें दिया है तो आइए ना अंदर। अरे इतनी ऊपर है घर, मैं तो नीचे देख भी नहीं पा रही हूँ। मम्मी, कुछ नहीं होगा, आइए ना अंदर चलते हैं घर के। देसाई परिवार इस 27वीं मंजिल पर रहने तो आ गया था, लेकिन उन्हें इस घर में काम करने में और रहने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अरे सोनिया, जा जरा ये कपड़े डालकर आ बालकनी में। क्या हुआ? आप यहाँ छुप के क्यों खड़ी हैं? अरे मुझे ना बड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं आ रही हूँ कपड़े डालने के लिए। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं भी तो खड़ी हूँ यहाँ। आइए, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, आइए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, हमें तो यहाँ से नीचे देखते ही उल्टी आ रही है। अरे मम्मी, जब तक कोशिश नहीं करोगी कहाँ से मजा आएगा? हमें मज़े करने ही नहीं है, और तुम दोनों भी ज़्यादा देर वहाँ खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? सोनिया, ये कपड़े डाल दो, फिर अपने कमरे में चली जाओ। अरे मम्मी, हम दोनों यहाँ से गिर थोड़ी ना जाएंगी। यहाँ देखो, चारों तरफ बड़ी बड़ी झालियाँ लगी हुई हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर भी यहाँ इतनी ऊपर बादलों पे हैं हम, हाथ बाहर नहीं निकालना। कहीं हवाई जहाज आ गया तो, या किसी पकड़ी ने काट लिया तो। अरे मम्मी, हम बादलों पर नहीं है, बस थोड़े ऊपर है। तुम दोनों ना हमें मत समझाओ। ये देखो, यहाँ से बादल दिखाई दे रहे हैं हमें तो डर लग रहा है कि कहीं घर में ही ना चले आए बादल, और अगर घर में आ गए तो बारिश हो गई तो कौन पोछा लगाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। और पोछा लगाने के लिए पूनम ताई नहीं आई है क्या? अरे वो तो हमारे पुराने घर में काम करती थी पूनम। इस घर का नया एड्रेस उसे दिया ही कहाँ है हमने। एक काम करो, आप उन्हें फ़ोन करके इस घर का कल नया एड्रेस दे दो और कहना यहाँ आ जाए काम करने। हाँ, यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं अभी तक। कोई काम वाली कहाँ से मिलेगी? मैं आज ही पूनम को फ़ोन कर देती हूँ। 27वें माले पर घर मिल तो गया था देसाई परिवार को, लेकिन इनकी दिक्कतें थी कि बढ़ती जा रही थी। पहले तो मीरा का डर नहीं जा रहा था ऊपर रहने का, और अब तो उनकी काम वाली बाई ऊपर आने को तैयार नहीं हो रही थी। दोनों फ़ोन पर बात कर रही हैं, काम वाली पूनम बिल्डिंग के नीचे खड़ी है। अरे क्यों ऐसा बोल रही हो पूनम तुम? कौन करेगा इस बड़े से घर का काम, तू बता। अरे भाभी, मैं नीचे ही खड़ी है आपकी बिल्डिंग की। इतनी बड़ी बिल्डिंग में मेरे को आने से ही डर लग रहा है। मेरे को नहीं आना आपके यहाँ बादल पे।
मैं नीचे ज़मीन पे, ठीक है। अरे इतना भी ऊपर नहीं है, तू एक बार आकर देख तो सही। अच्छा, इतना ऊपर नहीं है ना, तो आप नीचे क्यों नहीं देख रही है बालकनी से, बताओ तो। आपको भी डर लग रहा है ना? अरे झूठ नको बोला ग। अरे जब घर वाले जो वहाँ रह रहे हैं उनको डर लग रहा है तो मैं कैसे आएगी काम करने को। अरे मैं डर नहीं रही हूँ, मैं तो बस यूं ही नीचे नहीं देखना चाहती। तू आ जाना ऊपर, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही ऊपर। आपके पास आने का मतलब है भगवान के पास जाने का, आधा रास्ता पार कर लेने का। मेरे को भी जीने का है भाभी। अच्छा रुक, मैं आती हूँ तेरे पास नीचे, फिर बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ, आपका इंतज़ार करती है मैं, आ जाओ। मीरा जैसे तैसे करके 20 मिनट बाद नीचे आती है। तब तक पूनम एक घर का काम ख़त्म करके आ चुकी थी। अरे ये कहाँ चली गई अभी? अरे भाभी, आ गए आप नीचे? हाँ, लेकिन तू कहाँ से आ रही है? अरे भाभी, मेरे को मालूम था आपको टाइम लगेगा, इसीलिए एक घर का झाड़ू पोछा करके आई मैं। क्या? मुझे इतना वक्त लग गया ऊपर से नीचे आने में? हाँ, नहीं तो क्या। चल वो सब छोड़, तू सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, मेरे घर का काम क्यों छोड़ रही है? अरे भाभी, आपका ससुराल अब बादल पे शिफ्ट हो गया है, तो मैं क्या करेगी। मेरे को यहाँ से ऊपर देखने में भी ना गर्दन में अकड़ आ रही है। अरे चल, मैं ना तेरा पगार भी बढ़ा दूंगी, बस अब तो आजा। नहीं नहीं नहीं, पगार के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, मैं जा रही ली भाभी। आप कोई और ढूंढ लेना काम वाली जिसको उड़ना भी आता हो। अरे पूनम सुन तो, पूनम। हे भगवान, अब यहाँ कहाँ से ढूंढूं काम वाली? काम वाली ना मिलने से मीरा के घर का काम बढ़ गया था, और तो और अब देवकी को भी उसका हाथ बटाना पड़ रहा था काम में। अरे हम तो खुश हो रहे थे कि नए घर में जाएंगे, बड़ा घर होगा, आराम से आसपास गार्डन होगा, तो वहाँ सैर करने जाएंगे। यहाँ तो ऊपर आकर अटक ही गए हम, और तो और अब ये काम वाली भी नहीं मान रही। माँ जी, लोगों के पति की तरक्की होती है तो वो महारानी बन जाती है, यहाँ तो हम नौकरानी बन गए। ये लो, ये सब्जियाँ लेकर आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक से स्वर्ग लोक में सब्जियाँ लेकर आया हूँ। अरे मीरा देख, कहीं सब्जियाँ सूख तो नहीं गई नीचे से ऊपर आते आते? अरे भाई मैं खुद ही सूख गया हूँ, यह तो सब्जियाँ हैं फिर भी। अरे आप गए थे सब्जी लेने तो मुझे भी लेकर चलते, जब से इस घर में आई हूँ नीचे ही नहीं गई मैं। हाँ तो आप चली जाओ। नहीं नहीं, अकेले नहीं जाऊँगी मैं। ये लिफ्ट नीचे जाते जाते रुक गई तो, कहीं मैं उस पर फंस गई तो, और मेरा अंदर ही दम घुट गया तो। अरे दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप धीरे धीरे आएंगी जाएंगी तो आपको आदत हो जाएगी। ऐसे डरने से तो डर और पड़ेगा ना। हाँ दादी, नीचे इस बिल्डिंग में गार्डन भी है, आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे तो लिफ्ट में जाने में डर लग रहा है, इससे अच्छा है कि मैं यहीं इसी घर में बैठी रहूं। यहाँ तो ऊपर कोई काम वाली भी आने को तैयार नहीं है। हमें तो लगता है हम पुराने वाले घर में ही खुश थे। इस घर में आने के बाद कोई भी सदस्य ज़्यादा खुश नहीं था। रोहन और सोनिया सबको हिम्मत देते, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होता दिख नहीं रहा था, और अब तो खुद विपुल भी अपनी कंपनी से मिले इस घर से परेशान नज़र आ रहा था। अरे आज लेट हो गया मुझे ऑफिस में। जब से इस घर में आया है तब से आने जाने में 20 मिनट लग जाते हैं। ऊपर से आज मैं अपना फ़ोन ऊपर ही भूल गया था, उसे लेने आने में 20 मिनट और लगे और फिर से जाने में 20 मिनट। ऑफिस में मुझे बॉस की डांट भी खानी पड़ गई, पता है। अरे पर यह घर भी तो आपकी कंपनी नहीं दिया है ना। हाँ, पर अब लगता है इस घर की वजह से कहीं मेरा डिमोशन ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ विपुल, हमें अपने पुराने घर में वापस चलना चाहिए। दादी, यहाँ आया हमें सिर्फ 10 दिन हुआ है, अब थोड़ा वक्त यहाँ इस घर में रहकर तो देखिए, आपको आदत पड़ जाएगी। और माँ, हम अपने पुराने घर में वापस नहीं जा सकते। अब मैंने वो घर किसी को रेंट पे दे दिया है, अब तो वो 1 साल बाद ही पुराना घर खाली करेंगे। अब तो हमारे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे तो ये देखकर अजीब लगता है कि ये सामने वाले हमारे पड़ोसी कैसे रह लेते हैं यहाँ। सही कहा, ये तो बड़े खुश रहते हैं, समझ में नहीं आता ये कैसे रह लेते हैं। हाँ, इन्होंने तो एक बार भी कोई शिकायत नहीं की। मैं कभी इनसे बात करूँगा कि ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। यहाँ आने के बाद आज मीरा पहली बार अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही थी। उसने घर का सारा काम खत्म कर लिया और तैयार होने लगी थी कि उसकी सहेली का फ़ोन आ गया। अरे कहाँ है तू? हम लोग यहाँ तेरे घर के पास जो मॉल है ना वहीं पर है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आती हूँ जल्दी से। अरे ठीक है, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आजा जल्दी। बस निकल ही रही हूँ। मीरा तैयार होकर लिफ्ट में जाने के लिए निकल जाती है। 20 माले पर पहुंचकर उसे याद आता है कि उसने अपना पर्स तो लिया ही नहीं। हे भगवान, मैंने अपना पर्स तो लिया ही नहीं, अब मैं क्या करूँगी।
एक काम करती हूँ, लिफ्ट में फिर से 27वें माले पर चली जाती हूँ। मीरा लिफ्ट में ऊपर जाकर पहले पर्स लेकर आती है, फिर से नीचे जाती है। जब तक वो अपनी सहेलियों के पास पहुँचती है तब तक उसकी सहेलियों का खाना पीना भी खत्म हो चुका था। अरे तुमने सब कुछ खत्म कर लिया मेरे बिना ही? हमने कहा था ना हमारे पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त है, फिर भी हम इतनी देर से तेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तूने तो आने में इतनी देर कर दी। हाँ, इतनी देर में तो हम अपने घर भी पहुँच जाते। अरे इसकी गलती नहीं है, ये बादल पे रहती है ना, तो नीचे ज़मीन पर आने में उसे वक्त लगता है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे, तू बुरा मत मान। अगली बार हम ज़्यादा वक्त निकालेंगे पक्का। अब इतना आने के बाद मैं यूं ही तो वापस नहीं जाऊंगी। हाँ तो तू एक काम करना, यहाँ घूम ले और फिर खाना खा लेना अकेले अकेले। हम तो जा रहे हैं घर। मीरा को पहले तो अजीब लगता है अकेले मॉल में घूमना, लेकिन वो धीरे धीरे एंजॉय करने लगती है। वो घर की कुछ चीज़ें लेती है, फिर खा पी के अपने घर लौटती है। आ गई बहू, मिलाई सहेलियों से? नहीं माँ जी, वो दोनों तो पहले ही चली गई, लेकिन मैंने अकेले ही मॉल घूम लिया और बढ़िया खाना भी खाया है। आपके लिए भी लेकर आई हूँ। तुझे अजीब नहीं लग रहा था? सच बताऊँ तो माँ जी, पहले तो अजीब लग रहा था, लेकिन फिर आदत हो गई तो अच्छा लगने लगा। ये लो बहू, आज मैंने लिफ्ट में ही आधी सब्जियां काट ली है। पापा जी, ये तो आपने मेरा काम ही आसान कर दिया, थैंक यू। पता है, आज मैं भी पहली बार लिफ्ट से अकेले गई थी नीचे गार्डन में। अरे यहाँ का गार्डन तो बड़ा ही सुंदर है, और इस बिल्डिंग में कई सारी औरतें मेरी दोस्त भी बन गई। मैं घर आ गया। अरे क्या बात है, इतने खुश लग रहे हैं आप? अरे आज मैंने जाते हुए ऑफिस का आधा काम लिफ्ट में ही कर लिया था, इसलिए वहाँ इतना काम नहीं था। और तो और हमारा घर इतना ऊपर है कि किसी ने मुझसे नए घर की पार्टी नहीं मांगी, तो मेरे पैसे भी बच गए। पूनम चली गई तो माँ जी और मैं सारा घर का काम कर लेते हैं, वो भी जल्दी से। इससे हमारा शरीर भी अच्छा रहता है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। किसी ने सही कहा था, वक्त के साथ इंसान चलना सीख ही लेता है। आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि इस घर की हम लोगों को आदत पड़ गई है। जी पापा, यही तो जीवन का नाम है, चलते रहना। हाँ पापा, सही कहा आपने, जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है, चाहे आप जमीन पर हो या फिर बादल पे।